हमारी ये चर्चा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इस कहानी की तह तक ले जाएगी। हाँ। और ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि कैसे सिर्फ 20 साल के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार नागरिक अचानक बागी बन गए। बिल्कुल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 13 कॉलोनियों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे दी? ये सवाल ही इस पूरी घटना का कह सकते हैं दिल है। देखिए 1763 में ज्यादातर अमेरिकी खुद को गर्व से ब्रिटिश मानते थे। अच्छा। वो राजा के लिए लड़ते थे, ब्रिटिश झंडे के नीचे खुद को महफूज समझते थे। हाँ। लेकिन 1783 तक उन्होंने उसी राजा और उसी झंडे के खिलाफ एक खूनी जंग जीत ली थी। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ 20 साल में? हाँ, और ये बदलाव रातों रात नहीं आया। ये कई छोटी बड़ी चिंगारियों का नतीजा था जिन्होंने मिलकर एक क्रांति की आग भड़का दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जब सब कुछ ठीक लग रहा था। 16वीं-17वीं सदी में इंग्लैंड ने अमेरिका में अपनी 13 कॉलोनियां बसाई। ये लोग थे तो ब्रिटिश, लेकिन हजारों मील दूर एक नई दुनिया में रह रहे थे। बिल्कुल। क्या उस दूरी से कोई फर्क पड़ रहा था? बहुत बड़ा फर्क। आप सोचिए, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच एक विशाल समुंदर है। हाँ। उस जमाने में कोई चिट्ठी या आदेश पहुंचने में हफ्तों, कभी-कभी तो महीनों लग जाते थे। सही बात है। इस वजह से इंग्लैंड ने कॉलोनियों को काफी हद तक अपने हाल पर छोड़ दिया था। अच्छा। वो अपने स्थानीय कानून बनाते थे, अपनी सभाएं चलाते थे, उनमें एक आत्मनिर्भरता की भावना पनप चुकी थी। मतलब वो अपने फैसले खुद लेने के आदी हो गए थे। बिल्कुल। वो थे तो ब्रिटिश नागरिक, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी चुनौतियां, उनके मौके, वो सब इंग्लैंड में बैठे लोगों से बहुत अलग थे। तो एक तरह से उनका अपना एक अलग अमेरिकन अंदाज विकसित हो रहा था। हाँ, कह सकते हैं। फिर गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? अक्सर ऐसी कहानियों में कोई एक बड़ी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, वो घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। जीत? हाँ, इसे सप्तवर्षीय युद्ध या फ्रेंच एंड इंडियन वॉर कहते हैं। इस युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रांस को अमेरिका में बुरी तरह हरा दिया। इंतजार कीजिए, ये तो अच्छी खबर लग रही है। हाँ, सुनने में तो अच्छी लगती है। फ्रांस की हार से तो कॉलोनियों को और सुरक्षित महसूस करना चाहिए था। फिर ये क्रांति का कारण कैसे बन गया? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इस जीत के दो ऐसे नतीजे निकले जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अच्छा। पहला, इस जंग ने ब्रिटेन को कह सकते हैं कंगाल कर दिया। उन पर भारी कर्ज चढ़ गया था। और ब्रिटिश सरकार ने सोचा, ये जंग लड़ी तो कॉलोनियों की हिफाजत के लिए थी, तो इसका खर्चा भी वही उठाएंगे। अच्छा, तो बोझ कॉलोनियों पर डालने की तैयारी हो रही थी। हाँ, और दूसरा, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, फ्रांस की हार के बाद कॉलोनियों को अब उत्तर में फ्रांसीसी और उनके सहयोगी मूल निवासियों का डर नहीं रहा। अच्छा, मतलब अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश फौज की उतनी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। एग्जैक्टली। वो अब अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक तरफ ब्रिटिश सरकार कर्ज चुकाने के लिए नए नए टैक्स लगाने की तैयारी कर रही थी, और दूसरी तरफ कॉलोनियों के लोग पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए थे और उन्हें अब ब्रिटिश फौज की मौजूदगी एक मदद नहीं बल्कि एक बोझ लगने लगी थी। तो यहीं से टकराव की जमीन तैयार हुई। बिल्कुल। तो मामला आके रुका पैसे पर। यहीं से वो मशहूर नारा आया होगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये सिद्धांत की लड़ाई थी। सिद्धांत की? कैसे? ब्रिटेन ने कई कानून पास किए, जैसे नेविगेशन एक्ट। हाँ। जिसके तहत कॉलोनियों का सारा व्यापार या तो इंग्लैंड के जहाजों पर होता या सिर्फ इंग्लैंड के साथ। मतलब आप अपना सामान किसी और देश को ज्यादा कीमत पर भी नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते। ये एक तरह की आर्थिक गुलामी थी। तो मतलब कॉलोनियों को सिर्फ इंग्लैंड को अमीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ। वो कच्चा माल सस्ते में इंग्लैंड को बेचे और फिर वही माल तैयार होकर महंगे दामों पर वापस खरीदें। बिल्कुल। ये मर्केंटलिज्म या वणिकवाद की नीति थी। लेकिन जिस कानून ने सच में आग लगा दी वो था 1765 का स्टैंप एक्ट। इसके बारे में मैंने सुना है। इसमें कानूनी दस्तावेजों और अखबारों पर एक स्टैंप लगाना होता था जिसके लिए टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये दूसरे टैक्स से अलग कैसे था? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इससे पहले के जो टैक्स थे वो व्यापार पर लगते थे, यानी बाहर से आने जाने वाले सामान पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। बिल्कुल। कॉलोनियों के लोगों को लगता था कि ठीक है, साम्राज्य के व्यापार को नियंत्रित करना संसद का हक है। लेकिन स्टैंप एक्ट एक आंतरिक टैक्स था,
आंतरिक। हाँ, ये कॉलोनी के अंदर होने वाले लेन देन पर उनके रोजमर्रा के जीवन पर लगाया गया पहला सीधा टैक्स था। ओह, तो ये ब्रिटिश संसद का उनके घर के मामलों में सीधा दखल था। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अगर आज उन्होंने ये मान लिया तो कल संसद उन पर कोई भी टैक्स लगा देगी। ठीक यही बात थी। उनका तर्क था कि टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं की चुनी हुई स्थानीय सभाओं को है, लंदन में बैठी संसद को नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। ये प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के नारे का असली मतलब था। अच्छा। ये पैसे से ज्यादा अधिकारों की लड़ाई बन गई। और इस लड़ाई को लड़ कौन रहा था? क्या आम किसान भी इसमें शामिल थे? यहाँ पर अमेरिकी समाज की जो बनावट थी वो काम आई। इंग्लैंड के विपरीत अमेरिका में कोई जमींदारी प्रथा या वैसी सख्त वर्ग व्यवस्था नहीं थी। यहाँ जमीन और मौके ज्यादा थे। तो एक नया वर्ग उभर रहा था। हाँ, एक नया पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से मजबूत मध्यम वर्ग पैदा हुआ। व्यापारी, वकील, जमींदार। और इन नए टैक्स की सबसे ज्यादा मार इसी वर्ग पर पड़ रही थी। बिल्कुल। और क्योंकि वे पढ़े लिखे थे, वे अपने अधिकारों के बारे में जानते थे और उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया। सही। तो ये आर्थिक चोट और पढ़े लिखे लोगों का मेल था जिसने विरोध को आवाज दी। लेकिन सिर्फ गुस्सा करने से तो क्रांति नहीं होती ना। लोगों को ये भी यकीन होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। सही बात है। यहाँ पर विचारों की क्या भूमिका थी? बहुत बड़ी भूमिका। उस दौर में यूरोप में ज्ञानोदय का समय चल रहा था। एनलाइटनमेंट। हाँ, एनलाइटमेंट। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक नए नए विचार सामने रख रहे थे। जैसे जॉन लॉक ने कहा था कि हर इंसान को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का एक प्राकृतिक हक है। अच्छा। और सरकार का काम इन हकों की हिफाजत करना है। अगर सरकार ऐसा न करे तो लोगों को उसे बदलने का हक है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? मतलब राजा का शासन भगवान का दिया हुआ नहीं है, बल्कि लोगों की सहमति पर आधारित है। बिल्कुल। और मॉन्टेस्क्यू ने सरकार की शक्तियों को बांटने का सिद्धांत दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, यानी कानून बनाने वाले, उसे लागू करने वाले और न्याय करने वाले अलग अलग होने चाहिए, ताकि कोई एक तानाशाह न बन जाए। और ये विचार आम लोगों तक कैसे पहुंचे? ये किसी यूनिवर्सिटी की किताबों में बंद नहीं रहे। ये छोटे छोटे पैम्फलेट्स, अखबारों और जो शराब खाने होते थे वहां होने वाली बहसों के जरिए आम लोगों तक पहुंच रहे थे। और यहीं पर टॉमस पेन का जिक्र आता है ना? हाँ। उनकी कॉमन सेंस नाम की किताब के बारे में काफी कुछ कहा जाता। टॉमस पेन ने जो किया वो अद्भुत था। उन्होंने इन बड़े बड़े फलसफियाना विचारों को बहुत ही सरल आम भाषा में एक छोटी सी पुस्तिका कॉमन सेंस में लिख दिया। क्या लिखा था उसमें? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एक छोटा सा द्वीप यानी ब्रिटेन एक पूरे महाद्वीप यानी अमेरिका पर हमेशा के लिए राज करे, ये बेवकूफी है। उन्होंने राजशाही को ही गलत ठहरा दिया। ये किताब इतनी ज्यादा बिकी कि इसने आम लोगों के मन में आजादी की आग जला दी। तो इसने बहस को टैक्स से हटाकर सीधे स्वतंत्रता तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। अब बात सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, अब बात आजादी की थी। तो माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। आर्थिक नाराजगी थी, राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा था और अब स्वतंत्रता के विचार भी हवा में थे। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी थी बोस्टन टी पार्टी। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे कॉलोनियों में चाय बेचने की इजाजत दे दी, जिससे स्थानीय व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा था। बिल्कुल। ये एक और उदाहरण था कि कैसे ब्रिटिश नीतियां कॉलोनियों के हितों के खिलाफ थीं। तो इसके विरोध में क्या हुआ? इसके विरोध में दिसंबर की एक सर्द रात को बोस्टन में कुछ लोग आदिवासियों के भेष में चुपचाप बंदरगाह पे खड़े जहाजों पर चढ़ गए। अच्छा। और चाय की सैकड़ों पेटियों को समंदर में फेंक दिया। जरा उस रात की कल्पना कीजिए, कड़ाके की ठंड और अंधेरे में सिर्फ चाय की पेटियों के टूटने और समंदर में गिरने की आवाज। ये सिर्फ चाय का विरोध नहीं था, ये एक नाटक था पूरे साम्राज्य को एक संदेश देने के लिए। बिल्कुल। ये ब्रिटिश सरकार के मुंह पर एक तमाचा था और सरकार ने इसका जवाब नरमी से नहीं बल्कि और ज्यादा सख्ती से दिया। हाँ, उन्होंने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और मैसाचुसेट्स की स्थानीय सरकार को भंग कर दिया। ओह। इन कठोर कानूनों ने बाकी कॉलोनियों को डरा दिया। उन्हें लगा कि जो आज बोस्टन के साथ हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। और इसी डर ने शायद उन्हें पहली बार एक साथ आने पर मजबूर किया। हाँ, 1774 में 13 में से 12 कॉलोनियों के प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया में मिले। पहला महाद्वीपीय सम्मेलन। जी, इसे पहला महाद्वीपीय सम्मेलन कहा गया। ये पहली बार था जब ये कॉलोनियां एक होकर अपनी आवाज उठा रही थीं। उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने राजा को याचिका भेजी, लेकिन साथ ही ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का भी फैसला किया।
लेकिन लगता है राजा जॉर्ज तृतीय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं, उन्होंने इसे खुली बगावत माना। तो फिर युद्ध शुरू हो गया। अगले साल 1775 में जब दूसरा महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ, तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। अच्छा। ब्रिटिश फौज और स्थानीय लड़ाकों के बीच झड़पें शुरू हो गई थीं। अब बातचीत के रास्ते बंद थे। तो इसी सम्मेलन में सेना बनाने का फैसला हुआ। हाँ, इसी सम्मेलन में कॉलोनियों ने अपनी एक सेना बनाने का फैसला किया और जॉर्ज वॉशिंगटन को उसका सेनापति चुना। और युद्ध शुरू हो गया। हाँ, युद्ध शुरू हो चुका था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 4 जुलाई 1776, स्वतंत्रता की घोषणा। ये सिर्फ लड़ाई का ऐलान तो नहीं था, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया ये दस्तावेज एक नए राष्ट्र के सिद्धांतों की घोषणा थी। क्या थे वो सिद्धांत? इसने कहा कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश जैसे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कोई छीन नहीं सकता। ये शब्द आज भी गूंजते हैं। बिल्कुल। इसने दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की लड़ाइयों को प्रेरित किया। इसके बाद एक लंबा और मुश्किल युद्ध चला। हाँ, जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किलों का। उनके सैनिकों के पास जूते नहीं होते थे, खाना नहीं होता था, कड़ाके की ठंड में वे लड़ रहे थे। लेकिन उनमें एक जज्बा था। और उन्हें फ्रांस से भी बहुत जरूरी मदद मिली। फ्रांस क्यों मदद कर रहा था? क्योंकि वो सप्तवर्षीय युद्ध में अपनी हार का बदला लेना चाहता था। अच्छा। आखिरकार कई सालों की लड़ाई के बाद 1781 में ब्रिटिश सेना ने हार मान ली। और 1783 में पेरिस की संधि के साथ ये सब आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। हाँ, पेरिस की संधि में ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर 13 कॉलोनियों को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में मान्यता दे दी। एक नए देश का जन्म हुआ जो राजशाही की बजाय लोगों के शासन के विचार पर आधारित था। तो इंग्लैंड की 13 कॉलोनियों से शुरू हुआ सफर एक आजाद मुल्क संयुक्त राज्य अमेरिका के बनने पर खत्म हुआ। हमने देखा कि कैसे आर्थिक दबाव, राजनीतिक सिद्धांतों और स्वतंत्रता के शक्तिशाली विचारों ने मिलकर इस क्रांति को मुमकिन बनाया। इन सब पर गौर करने के बाद एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है। क्या? आखिर में वो कौन सी एक वजह थी जो सबसे भारी पड़ी? क्या ये क्रांति पैसों के लिए हुई, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के नारे के लिए, या फिर विचारों के लिए, या फिर जॉन लॉक और टॉमस पेन के आजादी और हक के ऊंचे विचारों के लिए? या शायद सच ये है कि जब लोगों की जेब पर मार पड़ती है, तभी उन्हें ऊंचे विचार और अधिकार याद आते हैं। ये सोचने वाली बात है। किसी भी बड़े ऐतिहासिक बदलाव के पीछे की असली वजह क्या होती है? पेट या सिद्धांत? ये सवाल हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।